गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपना विषय सूची देखते हैं कि हमने आपको कितने चैप्टर कवर करा दिए हैं। देखिए PA2 में हमने आपको बताया था आपके 21 to 25 चैप्टर आएंगे और नीचे से 32 और 33। ठीक है, पार्ट 19 में हमने आपको 24 तक चैप्टर करा दिया है। लास्ट वीडियो हमारी रही है पार्ट 19, ठीक है, जिसमें हमने आपको कराया था शब्दकोश यानी चैप्टर 24। आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 25 वाच्य, पार्ट 20 में। पार्ट है हमारा 20 और चैप्टर है हमारा 25। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। ये है हमारा चैप्टर वाच्य यानी वॉइस, पार्ट है हमारा 20। ठीक है, पार्ट 20 चैप्टर 25 वाच्य। वाच्य बोलते हैं वॉइस को। ठीक है, वॉइस आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, मैं आपको हिंदी ग्रामर में वाच्य के बारे में समझा देती हूँ। देखिए वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसका प्रधानता है, उसे वाच्य कहेंगे। कि हमें क्या पता चले? क्रिया के जिस रूप से ये हमें पता चले वाक्य में यानी सेंटेंस में कर्ता, सब्जेक्ट, कर्म, ऑब्जेक्ट और भाव में किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहेंगे। ठीक है, वाच्य के देखिए काइंड्स ऑफ वॉइस। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। अब पहले एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ते हैं यानी कर्तवाच्य के बारे में। लड़के पढ़ते हैं, हाथी चिंघाड़ता है, तुम सत्य बोलते हो। इन वाक्यों में क्रियाओं का विधान कर्ता के अनुसार हुआ है, अर्थात यहाँ वाक्यों में कर्ता को प्रधानता मिली है, कर्म को नहीं। लड़के पढ़ते हैं, हाथी चिंघाड़ता है। ठीक, तो तुम सत्य बोलते हो, तो इसमें क्या है? आपको वाक्य में कर्ता को प्रधानता मिली है, यानी किसको मिला है प्रधानता? कर्ता को। लड़के पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है? लड़के। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? लड़के पर पड़ा है, तो इसको कर्म को नहीं पड़ा। इसमें परिभाषा कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है, किसकी प्रभाव रहता है? कर्तवाच्य की यानी एक्टिव वॉइस की। और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। ठीक है, कर्मवाच्य देखिए पैसिव वॉइस। अध्यक्ष महोदय द्वारा मिठाई वितरित की गई, बालकों द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, खेती किसान द्वारा की जा रही है। उपयुक्त वाक्यों में कर्म को प्रधानता मिलती है। किसको प्रधानता मिल रही है? खेती किसान के द्वारा की जा रही है। ठीक, अब इसमें आपको दिया रहा बालकों द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है, तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि इसमें किस में प्रभाव पड़ रहा है? इस पे ऑब्जेक्ट पर यानी कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। तो किस क्रिया की रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हुई। वाक्य के इसी स्वरूप को कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ आपको कर्ता यानी सब्जेक्ट पर प्रधानता मिलती है एक्टिव वॉइस में, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है कर्मवाच्य में। अब परिभाषा देखिए, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया की लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। अब भाववाच्य देखिए इम्पर्सनल वॉइस। बच्चे से पैदल नहीं चला जाता, लड़कों से चुपचाप नहीं बैठा जाता, भूख प्यास के कारण उसे रोया नहीं जाता। ऊपर के वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि इनमें कर्ता और कर्म दोनों को प्रधानता नहीं मिली है, बल्कि क्रिया अथवा भाव को प्रधानता मिली है, इसलिए ये भाववाच्य के वाक्य हैं। भाववाच्य की विशेष बात है देखिए, सभी वाक्य निषेधात्मक हैं, सभी क्रियाएं एक वचन पुल्लिंग में हैं। भाववाच्य प्राय अकर्मक क्रियाओं का होता है। वाक्य के जिस स्वरूप में कर्ता और कर्म को प्रधानता न मिलकर भाव को प्रधानता मिलती है। किसको मिलती है? इसमें ना तो कर्ता को मिलती है ना ही कर्म को मिलती है, इसमें भाव को मिलती है। इसमें क्या भाव है? भूख प्यास के कारण रोया नहीं जाता, ये भाव प्रकट कर रहे हैं इसमें, तो इसे भाववाच्य कहेंगे, जिस उसमें क्रिया के भाव के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। वाच्य के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें देखिए, कर्तवाच्य में सकमर्क और अकमर्क दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में किसका? सकमर्क का और अकमर्क का। मोहन गेंद खेल रहा है, ये सकमर्क है।
ठीक है, सीता सो रही है। अकमर्क वो होते हैं जिसका हमारा सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है, और सकमर्क वो होते हैं हमारे जिस पर कर्म पर पड़ता है। कर्मवाच्य के वाक्य कर्ता के बिना किसी भी बना सकते हैं, जैसे पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है। भाववाच्य भी कर्ता के साथ तथा कर्ता के बिना दोनों रूपों में मिलता है, जैसे मोहन से सोया नहीं जाता कर्ता के साथ, अब सहा नहीं जाता कर्ता के बिना। कर्तवाच्य के यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो तो क्रिया के अनुसार नहीं होता, बल्कि कर्म के अनुसार होता है। राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया, राम ने पत्र लिखा। इन वाक्यों में राम करता है, परंतु ने के प्रयोग के कारण क्रिया कर्म के अनुसार आई हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग प्राय निम्नलिखित स्थानों पर होता है, जहां क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, जैसे चिट्ठी भेजी गई। अब आगे देखते हैं। जहां कानूनी भाषा का प्रयोग है, जैसे इस मामले की जांच की गई। सुझाव देने के लिए, जैसे ऐसा न किया जाए। किसी काम को ना करने की असमर्थता प्रकट करने के लिए, जैसे मुझसे ये काम नहीं किया जाता। अब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा? कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो के द्वारा क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य से कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब है कर्म के बाद मुख्य धातु में बड़ा अथवा या को जोड़ दिया जाए, तो जैसे राम टीवी देखता है, राम से टीवी देखा जाता है, तो क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है, जैसे देवेंद्र से केला खाया जाता है, देवेंद्र से लीचियां खाई जाती हैं। यदि कर्म ने दिया जो, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग होती है, जैसे मोहन दौड़ता है, मोहन से दौड़ा जाता है। कर्तवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा? आप देखिए, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन कर दिया जाता है, जैसे अनीता से ही बोला जाता है। किसान को सामान्य भूत में बदल दिया जाता और काल के अनुसार जाना क्रिया को रूप जोड़ दिया जाता, जैसे वहाँ सोता है, वह सोता है, उससे सोया नहीं जाता। क्या सीखा हमने? भाववाच्य प्राय अकमर क्रिया का होता है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती, कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। ठीक है, ठीक है, हमने क्या सीखा इसमें? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो आपको कर्त से ही पता चल जाएगा कि कर्ता है, कर्म से कर्म की है। ठीक है, अब देखिए, आओ अभ्यास करें। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे, जो सही होगा उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। पार्ट हमारा चल रहा है 20। अब देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, जो सही होगा उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्यों में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे कहते हैं वाच्य। ठीक, अब है, जिस वाक्य में कर्ता तथा कर्म की प्रधानता ना होकर प्रभाव की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। ठीक है, क्योंकि कर्ता की भी नहीं होगी, कर्म की नहीं होगी, भाव की प्रधानता होगी, तो भाववाच्य ही कहलाएगा। अब है आपके नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कॉपी खोलेंगे हिंदी ग्रामर की। देखिए, कॉपी पर कराएंगे, इसके लिए आपको कॉपी खोलनी पड़ेगी अपनी हिंदी ग्रामर की। देखिए, आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है, इसे खोल लीजिए सभी बच्चे। पार्ट 20 है हमारा। डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पार्ट 20 लिखेंगे, चैप्टर है हमारा 26 वाच्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको हेडिंग दी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यही आपको लिखनी है। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वाच्य किसे कहते हैं? देखिए, हमने कॉपी पर लिखा है ऐसे, वाच्य किसे कहते हैं। देखिए कहाँ, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। यही आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट लाइन है आपकी चैप्टर की, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है फर्स्ट आंसर। पेज नंबर रहेगा आपका 95, पेज नंबर 95 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पेज नंबर, तो आप अपनी बुक से लिखेंगे आंसर। पेज नंबर 95 से आपको ये आंसर लिखना है। फिर आपसे सेकंड प्रश्न पूछा गया है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किन किन नियमों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखेंगे।
देखिए सेकंड प्रश्न है आपसे, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते में किन किन नियमों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना आपको मैंने ऊपर बताया था, कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्म के बाद मुख्य धातु में बड़ा अथवा या को जोड़ दिया जाता है। जैसे राम टीवी देखता, राम से टीवी देखा नहीं जाता। तो आप ये दोनों लिख देंगे। ये भी लिखेंगे क्रिया के प्रयोग कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, और जैसे देवेंद्र से केला खाया जाता है, देवेंद्र से में लीचियाँ खाई जाती हैं। ठीक है, देवेंद्र से लीचियाँ खाई जाती हैं। तो आपको ये तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आपको आंसर लिखना है आंसर 2 में। ठीक है, आपका ये है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किन किन नियमों का उपयोग किया है। तो पेज नंबर 96 से आपको आंसर लिखना है। ये पेज नंबर 96 से ही आपको सेकंड आंसर लिखना है, पेज नंबर 96। ठीक है, ऊपर ही ये दिया हुआ है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अब आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कर्तवाच्य के बारे में कर्मवाच्य के बारे में बताना होगा और भाववाच्य के बारे में बताना होगा। मैं देखिए पहले हमें देना होगा, यहाँ कॉपी पर लिखेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। फिर उत्तर के लिए लिखेंगे, देखिए कर्मवाच्य की परिभाषा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। ठीक है, यहाँ तक। और उसका आप उदाहरण लिखेंगे, बालकों द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। ठीक है, यह आपका आंसर है 3। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, 3 का 1 और 3 का 2। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे कर्मवाच्य की, फिर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। अब है आपका भाववाच्य। तो आपकी डेफिनेशन है, वाक्य के जिस स्वरूप में कर्ता और कर्म को प्रधानता न मिलकर भाव को प्रधानता मिलती है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब आपको 3 का 3 यही लिखना है और इसका उदाहरण आप लिखेंगे, बच्चे से पैदल नहीं चला जाता और लड़कों से चुपचाप नहीं बैठा जाता। यही दोनों आपको लिखना है। 3 का 4 मैंने 3 4 और 3 2 इस तरीके से लिखे हैं। 3 1 मतलब 3 का सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर सेकंड नंबर पे यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, अब 3 का 3 आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इसका उदाहरण देना है। 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, पेज नंबर रहेगा आपका पेज नंबर 95 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो पेज नंबर 95 से ही आपको आंसर लिखना है, फर्स्ट भी और अपना थर्ड भी। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको कर्मवाच्य की डेफिनेशन लिखनी होगी यानी परिभाषा, फिर उसका उदाहरण देना होगा। ठीक है, फिर भाववाच्य की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर उसका उदाहरण देना होगा। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा आंसर 3 कंप्लीट। सबसे पहले आप अपनी एक्सरसाइज बुक पर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी कॉपी पर आंसर करिएगा। यहाँ हमारा क्या होता है, पार्ट 20 का आपका चैप्टर कंप्लीट होता है 25। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे PA2 सिलेबस में दिया हुआ है वाच्य, पार्ट 20 में हमने आज करा दिया आपको। अब देखिए 32 है आपका नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हमने आपको बताया था PA2 में हमारे 21 to 25 चैप्टर आएंगे, उसके बाद हमारे आएंगे 32 33। तो 32 चैप्टर खोल लेते हैं हम। ठीक है, 32 चैप्टर खोलेंगे। पेज नंबर 32 पे आपको दिया हुआ है अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। तो अनुच्छेद लेखन क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। पार्ट 20 यहाँ लिखेंगे क्योंकि पार्ट 20 में ही आज हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। इस कला में निरंतर अभ्यास के माध्यम से महारत हासिल की जा सकती है। इसमें निबंध की भांति विषय को विस्तृत रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे निबंध लिखा जाता है हमारा, ऐसे उस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ये पैराग्राफ राइटिंग यानी पैराग्राफ में लिखा जाएगा। अपूर्ति किसी भी विषय का वर्णन संक्षेप में करना होता है। निबंध में किसी भी विषय के प्रत्येक पक्ष को उदाहरणों सूक्तियों तथा घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जाए, लेकिन अनुच्छेद लेखन में यह संभव नहीं है। किसी एक विचार, संकल्पना, कथ्य अथवा विषय का 8-10 पंक्तियों में कुछ लिख जाना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब देखिए अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।
उचित विषय का चुनाव करें, जो भी हमारा विषय हो सब्जेक्ट उसका चुनाव करेंगे। विषय से संबंधित प्रमुख बातों को संकेत रूप में लिख लें। संकेतों का निश्चित क्रम तैयार करें। अनुच्छेद की शुरुआत में कोई भूमिका न बांधें। यदि संकेत बिंदु दिए गए हों तो उन पर विचार करें और उनके आधार पर अनुच्छेद की रूप रेखा तैयार करें। ध्यान रखें अनुच्छेद की भाषा सरल और सुबोध हो। क्या हो? सरल हो, इजी हो। वाक्य छोटे एवं अर्थपूर्ण हो तथा वाक्यों में परस्पर संबंध हो। इसमें प्रारंभ या अंत में सूक्ति, उदाहरण या काव्यांश का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए मैं आपको फर्स्ट पढ़कर दिखाती हूँ। राष्ट्रीय एकता, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी राष्ट्र उन्नति तभी कर पाता है जब राष्ट्र के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम भाव हो। हम अपने वाक्य ऐसे लिखेंगे जैसे हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा वाक्य स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहले से रिलेटेड रखता हो, संबंध रखता हो। यही मैंने आपको इसमें बताया है, जो मैंने बातें इसमें बताई हैं आपको। ध्यान रखें अनुच्छेद की भाषा सरल हो और सुबोध हो। यदि संकेत बिंदु दिए गए हों तो उन पर विचार करें और उन पर आधार पर अनुच्छेद की रूप रेखा तैयार करें। अनुच्छेद की शुरुआत में कोई भूमिका न बांधें। ठीक है। वाक्य छोटे एवं अर्थपूर्ण हो तथा वाक्यों में परस्पर संबंध हो। तो ये संबंध भी होना चाहिए, अर्थपूर्ण, छोटे भी होने चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। आपको एक पैराग्राफ राष्ट्रीय एकता के बारे में लिखना है और एक लिखना है शहरी जीवन वरदान या अभिशाप। ठीक है। ये दोनों आपको पैराग्राफ राइटिंग करने हैं पार्ट 20 से। ठीक है। और आपके हैं आगे अनुशासन और हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो हम ये नहीं करेंगे, दो ही हम अपने अनुच्छेद से राइटिंग करेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है। और अभ्यास में आपको कुछ नहीं दिए हैं, सारे आपको विषय दिए हैं इतने सारे कि इसमें से आपको कुछ लिखने हैं। जैसे प्रातःकाल का भ्रमण, इसके बारे में आपको लिखना होगा। वन संरक्षण, मेरी प्रिय ऋतु, भाषा की उपयोगिता, ताजमहल, प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है। तो आप इसमें से नहीं करेंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है राष्ट्रीय एकता की और एक शहरी जीवन। ठीक है। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं अनुच्छेद यानी पैराग्राफ राइटिंग के बारे में, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अपना ये दोनों करेंगे। कॉपी पर आपको करना है। किस तरीके से करेंगे देखिए, आपको पार्ट 20 में मैंने ये चैप्टर कराया था और नेक्स्ट ही आप लिखेंगे पार्ट 20। ठीक है। पार्ट चैप्टर है आपका 32 अनुच्छेद लेखन। ठीक है। अब इसके आपके दो पैराग्राफ लिखने हैं आपको। एक पैराग्राफ राष्ट्रीय एकता यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय एकता, और नेक्स्ट आप पेज पर लिखेंगे अपना शहरी जीवन वरदान या अभिशाप। ठीक है। पार्ट 20 शहरी जीवन वरदान है या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। ठीक। यहाँ पर आप क्या क्या हो जाएगा इसके बारे में लिखेंगे। दोनों पैराग्राफ आपको यहीं लिखने हैं। ठीक है। पेज नंबर 114 पर ही हैं दोनों, पेज नंबर 114। ठीक है। यानी 114 पेज नंबर पे ही आपको दोनों पैराग्राफ मिल जाएंगे। अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिलेबस में पत्र लेखन। ठीक है। ये भी आपका PA2 सिलेबस है जिसमें मैंने आपको बताया था ये आपके पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पार्ट 20 यहाँ पर आप लिख लें। देखिए मैं आपको बता देती हूँ पत्र किसे कहते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से जब हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम संबंधित व्यक्ति को आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। जब पत्र लिखकर हम किसी को अपने भाव और विचारों को उस पर प्रकट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसके सामने बैठे हैं। जब लेटर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वो इंसान हमारे सामने बैठा है और वो हमसे बातें कर रहा है। ऐसी तरीके से हमें पत्र लिखना है। आज के द्रुतगामी जीवन में टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट जैसी साधनों के विकसित होने पर भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के दौर में टेलीफोन, फैक्स है, हमारा इंटरनेट है, उसके बाद भी हमारे इन साधनों का भी पत्र लिखने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फ़ोन पर बात करना एक लेटर अलग ही चीज़ हो जाती है।
ठीक है। पत्र की क्या विशेषताएं होती है, देखिए पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पत्र लेखन से हमें लेखक की व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे उसके लेखक के संबंध में पता चलता है। पत्र की भाषा सरल एवं सटीक होती है। औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त एवं विषय अनुरूप होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र प्राय भाव प्रधान होना चाहिए। ठीक है, आपको इसकी विशेषताएं समझनी है और इसके बारे में। पत्र के प्रकार देखिए, काइंड्स ऑफ लेटर। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अब देखिए अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। वे पत्र जो मित्रों, रिश्तेदारों एवं सगे संबंधी को लिखे जाते हैं। जो पत्र इनफॉर्मल होते हैं उसे हम किसको लिखते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को और सगे संबंधों को। इनमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, औपचारिक पत्र कहलाता है। और फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, यानी औपचारिक पत्र। वह पत्र जो व्यापारियों, प्रकाशकों, कंपनियों, कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें पत्रों को आत्मीयता नहीं होती। इसमें संदेश तथा कथ्य की प्रमुखता रहती है। देखिए इनफॉर्मल हम अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों को, दोस्तों को लिख सकते हैं। और फॉर्मल लेटर जो होता है वो हम किसको लिखते हैं, व्यापारी को, अपनी कंपनियों, कार्यालयों को लिखते हैं। ठीक है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। इस पत्र हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान देना अनिवार्य है। लिखने वाले का पता, तिथि, संबोधन, रिश्ता, संबंध के अनुरूप, अभिवादन, विषय, समापन, हस्ताक्षर। अनौपचारिक पत्र का क्या होता है, देखिए भेजने वाले का नाम व पता, तिथि, पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी की उपदी व पता, संबोधन, पत्र की विषय वस्तु, समापन, हस्ताक्षर। ठीक है। अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। अब आपको अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। विद्यालय में हेतु वार्षिक का वर्णन हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो देखिए हम अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर में हम कौन सा लेटर लिखेंगे, छात्रावास से पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें रुपये मंगवाने के लिए निवेदन किया गया हो। ठीक है, ये वाला लेटर लिखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा। ये हमारे इनफॉर्मल है। अपनी सखी को मित्र लिखिए जिसमें परीक्षा में असफल होने पर उसे सांत्वना दी गई हो, यानी दुखी हुई हो। उसकी दोस्त उसकी परीक्षा में सफल हो गई तो उसका बढ़ावा बढ़ाने के लिए उसने पत्र लिखा है। तो आपको सेकंड और थर्ड वाला आपको इनफॉर्मल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट ही आपको पैराग्राफ राइटिंग के बाद ही अपनी कॉपी पर पार्ट 20 लिखना है और फिर उसके बाद चैप्टर लिखना है अपना 33। चैप्टर का नाम लिखना है पत्र लेखन। फर्स्ट आपको पहले इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में 2 लेटर लिखने हैं यहाँ पर। आप पहले अपने छात्रावास से पिताजी को पत्र लिखिए, फिर अपनी सखी को पत्र लिखिए। तो सेकंड वाला लिखना है आपको पत्र इनफॉर्मल में, और थर्ड वाला। ठीक है, अब हेडिंग लिख देंगे आप अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र में आपको सेकंड और थर्ड वाले लिखने हैं। ठीक है, फिर आपको आगे देखिए फॉर्मल लेटर्स में आपको क्या लिखने हैं। औपचारिक पत्रों में औपचारिक पत्र में सिर्फ आपको एक ही लिखना है, अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कार्यालय अभियंता को पत्र लिखिए। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स आपको 2 लिखने हैं यहाँ पर। इनफॉर्मल जो लेटर हैं आपको यानी अनौपचारिक आपके 2 लिखने हैं आपको लेटर। पत्र, ठीक है, एक यहाँ लिखना है आपको और एक यहाँ लिखना है। ठीक है, और आपको औपचारिक पत्र लिखने हैं आपको यानी फॉर्मल लेटर, जो कार्यालय कंपनी उनको भेजा जाता है। ठीक है, वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। और जो इनफॉर्मल होता है वो हम अपने संगे संबंधी, दोस्त और मित्र रिश्तेदारों को भेजते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर सिर्फ हम एक ही लिखेंगे, बिजली वाला। बिजली कार्यालय को हमें लिखना है एक लेटर, तो वही लिखेंगे हम। ठीक है, अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखिए। पेज नंबर 120 से आपको लिखना है। ठीक है, तो पेज नंबर 120 से आप लिखेंगे, पेज नंबर 120 से। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र अपने लिखेंगे आप
ठीक है, अनौपचारिक लिखेंगे आप पेज नंबर 117 से, पेज नंबर 117 से आपको दोनों ही लिखने हैं, 117। ठीक है, पार्ट 20 में आज हमने आपको 3 चैप्टर कवर कराए हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ आपकी विषय सूची के अनुसार। देखिए, विषय सूची में हमने आपको देखिए बताया था आज पार्ट 20 में वाच्य चैप्टर कराया है हमने। ठीक है, 25, और हमने आपको PA2 में नीचे से 2 चैप्टर बताए थे, 32 और 33। पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन में हमने आपको करा दिया है और पत्र लेखन भी। देखिए कॉपी पर किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले अपना पार्ट 20 में डेट शो करिएगा, चैप्टर पार्ट 20 लिखिएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा 26। वाच्य, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाच्य किसे कहते हैं, पेज नंबर 95 पर आपको ये आंसर बताया है मैंने। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किन किन नियमों का उपयोग किया जाता है, ये पेज नंबर 96 पर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है, सावधान स्पष्ट कीजिए, ये आंसर आपको पेज नंबर 95 पर मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था पार्ट 20 में चैप्टर नंबर 32 के बारे में, यानी अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। 2 पैराग्राफ आपको बताए थे मैंने लिखने के लिए। फर्स्ट बताया था राष्ट्रीय एकता के बारे में, पेज नंबर 114 पर दिया है ये आपको। और आपको बताया था नेक्स्ट मैंने शहरी जीवन वरदान या अभिशाप, ये भी आपको आपका पैराग्राफ 114 पर ही दिया है। तो दोनों ही आपको पैराग्राफ करने हैं कॉपी पर। फिर आपको नेक्स्ट है पार्ट 20 में मैंने पत्र लेखन यानी चैप्टर 33 के बारे में बताया था। इनफॉर्मल लेटर लिखने हैं आपको, यानी अनौपचारिक पत्र, पेज नंबर 117 से, और दूसरा लिखना है आपको पेज नंबर 117 पर ही दिया है। ठीक है, और फॉर्मल लेटर आपको लिखना है पेज नंबर 120 से। ठीक है, आपको एक ही लिखना है। इनफॉर्मल 2 लेटर लिखने हैं और फॉर्मल 1 लेटर लिखना है। सभी बच्चों को इन लेटर को ध्यान से लिखना है और याद भी करना है, क्योंकि ये आपके टेस्ट में आएंगे। PA2 टेस्ट में 2 आपके लेटर ज़रूर आएंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपना पार्ट 20 अच्छी तरीके से सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, आप अगर फॉर्मल लेटर लिख लेंगे उसके बाद आप यहाँ लिख लेंगे PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका PA2 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। PA2 कोर्स कंप्लीट सभी बच्चों को लिखना है। ठीक है, कॉपी पर भी लिखना है और बुक पर भी लिखना है। जहाँ आपका फॉर्मल लेटर है यानी वहीं पर उसको नीचे आप लिख देंगे अपना PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, PA2 का पार्ट 20 कंप्लीट होता है और PA2 सिलेबस भी कंप्लीट होता है। ठीक है, सभी बच्ची को वीडियो अच्छे तरीके से ध्यान से देखनी है और उसके बाद काम अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।